चैप्टर थर्ड, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ व हानियां। क्या है कि हम लोग अभी उपनिषद तक पढ़े थे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्यक्तिवादी जो है दर्शन के लाभ और हानियां क्या क्या उसमें है। उपनिषद में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ और मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। क्या मतलब है कि इसमें कहा गया है कि इसमें प्रगति पर जोर दिया गया है कि मन और हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। ज्ञानार्जन या किसी भी तरह के उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जरूरी। क्या इसमें बताया गया मेन, क्या बताया गया मेन बात है कि अगर हमें किसी उपलब्धि को प्राप्त करना है या किसी चीज को प्राप्त करना, सफलता होना या उपलब्धि चाहिए हमें, तो हमें संयम बनाए रखना चाहिए। आत्मपीड़न मतलब जो हमें तकलीफ होती है उसे भी सहन करना चाहिए, और आत्मत्याग, हमें आत्मत्याग भी जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। हम लोग में क्या है, इस चीज का विचार निहित रहता है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलन ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न और औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा, एक व्यापक मतलब जो व्यापक हो जाता है, एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी, लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। हर व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बांधा हुआ है। क्या है कि हमारा व्यक्ति क्या है, हम लोग का जीवन एक तरीके से बटा हुआ और बंधा हुआ है। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह समाज के साथ एकमकता महसूस करें। ठीक है, इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ, किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। क्या कहा जा रहा है कि ये जो विचार हैं जो बताया गया यहाँ पे, वो आधुनिक युग में ही है, और अगर हम इसका विचार प्राचीन से कराएं तो प्राचीन में संभव नहीं था। इसलिए प्राचीन ये हो गया कि उनकी कोई उम्मीद फिर प्राचीन काल से की ही नहीं गई थी। व्यक्तिवाद, अलगाववाद, ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत कहीं अधिक बल दिया जाता रहा। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। क्या है, हम लोग जातिवाद की ओर ज्यादा बढ़ते चले गए कि हम लोग ने क्या किया, मतभेद किया, व्यक्तिवाद में अलगाव किए, क्यों अलग अलग बटा गया। तो यही बताया जा रहा है कि ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद, हम लोग उसकी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले गए, हमारा दिमाग भी उसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला गया। फिर नेक्स्ट है भौतिकवाद। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में भारत और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्र मतलब
पहले के क्या था, जो ग्रंथ थे, ग्रंथों का आरंभ कैसे हुआ था, ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। पहले क्या था, पहले ताड़पत्रों भोजपत्रों पे लिखा जाता था और जो कागज का चलन है वो बाद में शुरू हुआ है। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। क्या था कि जो प्राचीन है उनमें भारतीय पुस्तकें नहीं मिली थी, ठीक है, लेकिन चीनी और तिब्बती में इनका अनुवाद मिला था। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ उनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। क्या बताया गया है कि जो कौटिल्य थे उनकी क्या प्रमुख रचना थी, उनकी प्रमुख रचना थी अर्थशास्त्र, जिनका उल्लेख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहित और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और बाह्य विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ट्रस्ट कहते नहीं, विश्वास खुल के करना चाहिए, किसी पे भी शक नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने विश्वास के संबंध में बोला कि विश्वास स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीतों के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इसके साथ पहले क्या घटना हुई इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या जा रहा, अतीत, जो अतीत में बीत चुका है उस पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कुछ काम नहीं होता तो हम लोग जादू टोना या अंधविश्वास पे विश्वास करने लगते हैं ना, तो हमें नहीं करना चाहिए वो चीज। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। प्रत्यक्ष में मतलब कि जो सामने से जो बातें नहीं दिखाई देती, हमें उन बातों को मानना चाहिए। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का, इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और ना नरक, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। समझ में आया क्या है इसका मतलब, कि हमें अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो भौतिकवाद हमारा कह रहा है। ठीक, यस मैम। फिर नेक्स्ट क्या है, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों, आप लोग जानते भी दो महाकाव्य हैं कि नहीं, एक है रामायण और दूसरा क्या है हमारा महाभारत। तो बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ का समय वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे।
बाद में लगा लीजिएगा यहाँ। क्या पढ़ रहे थे अभी कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। मतलब कि महाभारत जो रामायण है वो दो बड़े महाकाव्य हैं, उनके बाद में भी जो चीज हुआ है उसके भी बातें जोड़ी जा रही हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ का समय वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवन प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए। क्या हुआ जो ये महाकाव्य रचना महाभारत है वो मनुष्य का क्या जीवन का एक अंग बन गया है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक, उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत मरणोपरांत भी वफादारी सहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिनके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों को ही जाती थी जो न रोजमर्रा की जिंदगी को एक एकल सतह और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं। यूनानी, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ की रजत तरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है
जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों, अन्य ग्रंथों को कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों, चीनियों के कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के स्वभाव को जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों, पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों, दंत कथाओं को इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत, टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इसमें सीधा से ये बताया जा रहा है कि जो महाकाव्य थे रामायण महाभारत, उसमें जो भी बातें कही गई हैं उन्हें अपने हम लोग क्या करते, जीवन का ही हमारा एक अंग बन गया था, जो हम लोग अपने जीवन में उतार रहे थे। उन्हीं के हिसाब से हम लोग कार्यों को कर रहे थे। और भी पौराणिक कथाएं थी जो कश्मीरी थी, जिनमें बताया गया था, क्या थी कश्मीरी की रजत तरंगिणी, जो एक मात्र ग्रंथ था, उसमें भी इसी के बारे में बताया गया है कि हमारा मेन बात क्या थी कि क्या इतिहास का रूप था उसमें, जो इतिहास घटित हो चुका है। तो समझ में आया इस चैप्टर यहाँ तक? शब्बीर, पीयूष, ठीक है। तो इसमें यही चीज है कि जो पहले के इतिहास थे भारत की खोज में, यही बताया गया कि कैसे भारत के यहाँ पे खोज की गई है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, जिसके आगे है। ठीक है, यस मैम। मैम इसके बाद भगवत गीता से शुरू करेंगे। महाभारत भी है ना इसमें।